गाइस, वेलकम टू द साइकोलॉजी सीरीज। आज हम पार्ट 2 देखेंगे ऑफ द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हमारा थर्ड स्कूल है साइको एनालिसिस। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। और ये स्कूल कब आया, इमर्ज कब हुआ? ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। इस टर्म को कॉइन कब किया गया? 1896 में। और सिगमंड फ्रॉइड की एक बुक भी है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो उन्होंने 1899 में लिखी थी। अदर की फिगर्स देखने से पहले एक बार हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इस स्कूल का ये है कि सिगमंड फ्रॉइड ने बात की पहली बार अनकॉन्शियस माइंड की। पहले हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में क्या बात हुई थी? कॉन्शियस माइंड की, जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं। लेकिन पहली बार सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड की बात करी। अब अनकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि हमारा जो बिहेवियर है, जिसे हम बिहेव करते हैं, वो ड्रिवन होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की डिज़ायर, फीलिंग, थॉट और मेमोरीज से। तो उन्होंने बोला कि अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, और अनकॉन्शियस माइंड में हिडन डिज़ायर्स, फीलिंग्स और थॉट होते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि मैनी ऑफ द अनकॉन्शियस डिज़ायर जो होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो होते हैं सेक्सुअल। अब ये कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट था। उनके हिसाब से मानना था कि हर इंसान के अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी होती है, जिसे हम लिबिडो बोलते हैं, और ये ड्राइव करती है हमारे अंदर के एक्शंस और थॉट को, जिसके बारे में हमें कॉन्शियसली, मतलब हम अवेयर नहीं होते। लेकिन उस टाइम पे भी ये बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसलिए मैंने जो बात बोली थी आपसे कि ये मैं बाद में बताऊंगी, तो ये जो लोग थे ये भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे। मतलब उन्होंने इस स्कूल को डेवलप तो किया, लेकिन ऑन द बेसिस इस टॉपिक के कि उन्होंने माना कि हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसके अंदर अनकॉन्शियस डिज़ायर होते हैं। लेकिन उन्होंने इस थॉट को आगे नहीं लेके गए, इसलिए उन्हें न्यू फ्रॉइडियंस कहा जाता है, जिनकी नेम है कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, मेलेनी क्लेन और एरिक एरिक्सन। अब एक टॉपिक और है इसके अंदर कि हम देख लेते हैं एक्चुअली लेवल्स ऑफ माइंड क्या होते हैं। जिसे आइसबर्ग मॉडल कहा जाता है, और हमारे माइंड के 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, आइसबर्ग हम जब देखते हैं तो वो उसका थोड़ा सा पार्ट हमें नज़र आता है और बहुत सारा पार्ट नज़र नहीं आता। ऐसे ही हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमें कॉन्शियस माइंड के बारे में हमें अवेयरनेस होती है, हमें पता होता है कॉन्शियस माइंड क्या। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अवेयर हैं कि आप क्या देख रहे हैं, आपके बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी तो आप उसके बारे में अवेयर है। तो ये क्या हो गया? कॉन्शियस माइंड हो गया, जिसके बारे में हमें पता है, जिसकी चीज़ें हम एसेस कर सकते हैं। अब कोई 2 पार्ट ऐसे होते हैं माइंड के जो इजीली एसेसेबल नहीं होते। अब एक तो होता है प्री और सबकॉन्शियस माइंड। इसकी कंटेंट जो है करंटली हमें अवेयर नहीं है, लेकिन जब चाहे अवेयर हो सकते हैं। मतलब कि हमारी मेमोरी में जो चीज़ें फीड होती हैं, मान लो मेरा नंबर है, मुझे अभी नहीं पता मेरा नंबर क्या है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगी सोचने की तो मुझे याद आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं एग्ज़ाम लिखने जाती हूँ तो हमें लगता है हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम एग्ज़ाम लिखते हैं हमें याद आ जाता है। जो मेमोरी है वो कहाँ फीड हो रही है? प्री कॉन्शियस माइंड में। और उसके कंटेंट्स हम अवेलेबल कर सकते हैं जब हम चाहते हैं। और एक चीज़ होती है अनकॉन्शियस माइंड। अब इसके कंटेंट्स क्या है? हमें अवेलेबल नहीं होते। हमारी जो भी ऐसी जो है रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, या फिर ऐसी फीलिंग्स जो अच्छी नहीं हैं, ऐसे एक्सपीरियंस जो बहुत बुरे हैं, वो यहाँ स्टोर हो जाते हैं, जिनको हम याद नहीं करना चाहते। तो ऐसी चीज़ जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर है, जिसे हम एसेस नहीं कर सकते, वो अनकॉन्शियस माइंड में आती है। अब उन्होंने एक और चीज़ की बात की, क्या? इड, ईगो और सुपर ईगो। उन्होंने बोला कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसे गवर्न करने के लिए माइंड के 3 एलिमेंट्स वर्क करते हैं। क्या? इड, ईगो और सुपर ईगो। अब ये होते क्या हैं? इड क्या होता है? प्रिमल डिज़ायर। प्रिमल डिज़ायर मतलब मोस्ट बेसिक डिज़ायर। एक होता है ना जो बचपन से डिज़ायर्स होते हैं इंसान के अंदर, जो सही गलत नहीं देखते, बस उसको कुछ चाहिए, एक चीज़ चाहिए तो चाहिए। और ये कहाँ रिसाइड करता है? अनकॉन्शियस लेवल में। जैसे हम एनिमल्स को देखते हैं, वो सही गलत नहीं देखते, उनके इंस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं कि उन्हें भूख लगी है तो खाना है। ऐसे क्या होता है, इंसान में भी एक कॉम्पोनेंट होता है, साइकी का भी एक कॉम्पोनेंट होता है इड, जिसके अंदर जो है डिज़ायर्स होते हैं जो सही गलत नहीं देखते, उसे चाहिए तो चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे भूख लग रही है, तो ये नहीं देखेगा कि मुझे इस वक्त भूख लगनी चाहिए, रात को नहीं लगनी चाहिए। तो वो कभी भी रो सकता है और उसकी वो चीज़ फुलफिल हो जाती है। तो उसको इट को क्या चाहिए? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो चाहिए अभी चाहिए, एक सेल्फिश नेचर का हो गया। फिर एक चीज़ होती है सुपर ईगो, जो कि डेवलप होती है 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज में, और कहाँ रिसाइड करती है? हमारे सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड में। अब ये क्या होता है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 4 to 5 ईयर्स में ये डेवलप होना शुरू होती है, तो हम देखते हैं सोसाइटी में हर चीज़ मतलब बताते हैं कि एक चीज़ गलत है, एक चीज़ सही है। तो हमारा सुपर ईगो भी क्या है? एक मॉरल कॉन्साइंस, एक आइडियल प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। वो बताता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अब ये हमने देखा इड, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर का हो गया, एक ऐसा कंपोनेंट जिसे जो चाहिए वो चाहिए, और एक ऐसा कंपोनेंट हो गया जो बहुत आइडियलिस्टिक है, जिसको बहुत सही गलत करना है। अब ऐसी चीज़ अगर ये दोनों ही अगर फैक्टर्स देखे जाएँ तो बहुत गलत है।
तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए एक एलिमेंट होता है ईगो, जो रियलिस्टिक बेस पे वर्क करता है। मतलब ये हर लेवल पे रिसाइड करता है। जो हमने माइंड के 3 लेवल्स देखे थे उसके हर लेवल पे होता है, और ये बैलेंस करके चलता है दोनों को। इसके अंदर राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट नहीं होता, मतलब इसको क्या है, बैलेंस करना है दोनों को। तो मतलब कोई भी चीज़ है, अगर इड ने मांगी और वो चीज़ किसी को हार्म नहीं कर रही है तो क्या ईगो से फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो किसी को हार्म कर सकती है तो सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं ये गलत है, तो ईगोस को पूरा नहीं करेगा। मान लीजिए आप जब बच्चे होते हैं तो आप रो देते हैं, तो आपकी जो है, अगर आप भूख की वजह से रो रहे हैं तो आपको खाना दे दिया जाएगा और आपकी एड वाली फैक्टर पूरा हो जाएगा, मतलब आपकी ग्रेटिफिकेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप क्लासरूम में आपको भूख लग रही है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे बीच में लंच खोलेंगे, नहीं, आप वेट करेंगे लंच तक का। तो उस टाइम क्या वर्क करता है, सुपर ईगो, जो आपको मॉरल कॉन्साइंस देता है। अब एक सुपर ईगो में एक और फैक्टर होता है क्या, कि अगर हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो हम गलत होता है तो हमें क्या होती है, एक फील ऑफ गिल्ट के शेम आती है। तो वो किससे आती है, सुपर ईगो से आती है, और वो किसको पनिश करता है, ईगो को। और एक चीज़ होती है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, ग्रेटिफिकेशन की। वो कब आती है, जो हमें सुपर ईगो जब हमें रिवॉर्ड करता है। अब क्या होता है, ये जो ईगो है जब ये बैलेंस नहीं कर पाता इन दोनों चीज़ को, तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, मेंटल इलनेस कॉज करते हैं। अब उन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है, जो प्रिमल डिज़ायर्स है हमारे, वो अनकॉन्शियस माइंड से बाहर आना चाहते हैं। और वो कैसे बाहर आ सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस वेज, जैसे स्लिप्स ऑफ टंग। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जो हम ना चाहते हुए बोल जाते हैं, मतलब हमारे अवेयरनेस के बाहर होते हुए। या फिर कभी कभी हम बहुत रिपीटेड ड्रीम्स आते हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें जोक्स क्रैक कर देते हैं जो हम जो है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते ऐसे ही, या फिर हमें एंजाइटी होने लगती है। और एक चीज़ होती है कि हमारे अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, मतलब कि जब ईगो इसे बैलेंस नहीं कर पाता इन दोनों चीज़ों को, तो हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं टू डिफेंड ईगो। ये क्या हो सकते हैं, डिनाइल। कभी कभी कोई ऐसी न्यूज़ आती है हमारे पास जो बहुत ख़राब होती है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। ये हो गया डिनाइल। रिप्रेशन, कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं है तो हम उसे चाहते हैं कि हम उसे दबा दें, हमें याद ना आए। या फिर प्रोजेक्शन, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो ख़राब है और उसको दबाने की जगह हमने क्या किया, किसी और को वो एक्सपीरियंस देना चाहा, मतलब हम उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरी की तरफ। तो ये क्या होते हैं, ये हो गए डिफेंस मैकेनिज्म। अब आगे फ्रूट एक और चीज़ में बिलीव करते थे। वो बोलते थे कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो शेप करता है हमारी पर्सनालिटी को, मतलब एडल्ट में जो हमारी पर्सनालिटी रहेगी वो किससे डिटरमाइन होगी, हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने क्या किया, थेरेपेटिक टेक्निक्स इवॉल्व की जिससे हम पता कर पाएँ कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, टू गेन नॉलेज अबाउट अनकॉन्शियस माइंड। सबसे बड़ा उन्होंने बोला रॉयल रोड, सबसे अच्छा तरीका ये जानने के लिए कि अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए क्या हो सकता है, ड्रीम एनालिसिस। हमें जो कैसे ड्रीम्स आते हैं उनको एनालाइज करना और वो क्या बताते हैं, या फिर फ्री एसोसिएशन। आपने वो सीन देखा होगा, मूवी में बताते हैं काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और अपने बारे में बताते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री एसोसिएशन, जिसमें एक पेशेंट अपने बारे में बताता है और ऐसे वो अपनी वो चीज़ें बताता है जो नॉर्मली वो सबको नहीं बताता है, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, ऐसी चीज़ें, या फिर एक्सपीरियंसेस। और इंटरप्रिटेशन, अब जो पेशेंट बोल रहा है उसे इंटरप्रेट करना, और इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो साइको एनालिसिस एक फेमस स्कूल था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। क्या, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। अब उन्होंने एक ऐसे माइंड के बारे में बात की जिसको हम देख ही नहीं सकते, जिसके बारे में हम साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए एक ड्रॉबैक हो गया लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। फिर उन्होंने फोकस किया सेक्सुअल एलिमेंट्स में। उन्होंने बताया मोस्टली ये अनकॉन्शियस डिज़ायर्स जो हैं सेक्सुअल होते हैं, जिस पे बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। साथ साथ उन्होंने ये तो बता दिया कि हमारी एडल्ट पर्सनालिटी किससे डिटरमाइंड होती है, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, लेकिन हमारी पर्सनालिटी में और क्या चीज़ें हैं जो डिटरमाइन कर रहेगी हमारी पर्सनालिटी, वो उन्होंने नहीं बताया। फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या कि साइको एनालिसिस अभी भी बहुत जगह यूज़ होता है एज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में वही होता है कि हम एक पेशेंट को बिठा के उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके वो हिडन इमोशन, डिज़ायर जानने की कोशिश करते हैं जो उसे परेशान करते हैं। अब नेक्स्ट टूल देखते हैं, बिहेवियरिज्म। इसके फाउंडर थे जॉन बी वॉटसन, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये स्कूल फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था 1913 में, जब उन्होंने जो है एक क्लासिक पेपर में पब्लिश किया था ये टॉपिक, साइकोलॉजी एज द बिहेवियर्स व्यूज इट, और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब ये स्कूल किस कोर आइडिया पे वर्क करता है, तो इनका मानना है
कि हम मेंटल प्रोसेसेस को देख ही नहीं सकते, जो माइंड के अंदर चल रहा है वो तो हम जो है देख ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जो बिहेवियर है उसको देखेंगे, जो हमें दिख सकता है, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है स्कूल था जिसने ऐसी बात की, साइंटिफिक बेसिस की बात की, जो क्योंकि हम बिहेवियर देख सकते हैं इसलिए उस पर एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम फोकस करेंगे ऑब्जर्वेशनल और मेजरेबल बिहेवियर्स, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। अब बिहेवियर भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओवर्ट और एक होता है कोवर्ट। कोवर्ट बिहेवियर होता है जो हमारे मन में जो चल रहा है, हम बोलते हैं ना हमारे माइंड में जो भी चीज़ें चल रहा है वो आ गया कोवर्ट बिहेवियर के अंदर, और एक होता है ओवर्ट। तो इन्होंने क्या बात की, हम क्या मेजर करेंगे, ओवर्ट बिहेवियर। हम ओवर्ट बिहेवियर जो है मेजर करेंगे और देखेंगे और लर्न करेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है हमें इंटरैक्ट करवाने में हमारे इन्वायरमेंट में। मतलब एक होता है कोई स्टिमुलस दिया हमने बाहर से और उसके थ्रू हमारा क्या रिस्पॉन्स हुआ, वो एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे। प्लस कंडीशनिंग में, मतलब उनका ये मानना था कि बिहेवियर जो है लर्न भी हो सकता है और अनलर्न भी हो सकता है। जिससे जैसे एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं तो उस हिसाब का हमारा बिहेवियर होता है, वो हम लर्न करते हैं। और अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो मतलब सोसाइटी के लिए अडेप्टिव नहीं है तो आप उसे अनलर्न करके कंडीशन भी कर सकते हो, मतलब कंडीशनिंग कर सकते हो। और ये एक्सक्लूड क्या करते हैं, इंटरनल जो भी प्रोसेस होते हैं, इमोशन, थिंकिंग, थॉट्स, इन सबको ये एक्सक्लूड करते हैं, मतलब हटा देते हैं। मतलब इसका मतलब उनका कोर आइडिया यही है कि हम किसकी साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर, वो भी कौन सा, ओवर्ट। और अदर की फिगर्स जिन्होंने बिहेवियरिज्म को डेवलप किया, एक होते हैं इवान पैवलो। इन्होंने क्या आइडिया दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग का। मतलब उन्होंने बोला कि हम लर्न कर सकते हैं थ्रू एसोसिएशन। अब ये क्या है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मली कोई ना कोई स्टिमुलस होता है जिसमें हम रिस्पॉन्स देते हैं। मान लो मुझे भूख मतलब मैं फूड देखती हूँ तो सलाइवेट करती हूँ उस फूड के लिए, मतलब और मुझ में हंगर वाली फीलिंग आती है और वो हमारा रिस्पॉन्स हुआ और जो है फूड स्टिमुलस हुआ। ऐसे ही उन्होंने क्या बोला कि जब हम कोई भी ऐसी अनकंडीशनल जो नेचुरली कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है उसको पेयर करेंगे एक अपने न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, मतलब अनकंडीशनल रिफ्लेक्स प्लस न्यूट्रल स्टिमुलस और रिपीटेड बार बार वही करेंगे, तो जो रिस्पॉन्स अनकंडीशनल स्टिमुलस से आ रहा है वही रिस्पॉन्स किससे आना लगेगा, न्यूट्रल स्टिमुलस से। इसका एग्जांपल देखते हैं, पैवलो ने जो डॉग्स पे किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फूड, पहले डॉग जो है फूड देखता था तो सलाइवेट करता था। अब जब भी वो जो है फूड लाते थे उसके सामने साथ साथ रिंग भी करते थे एक बेल। तो डॉग ने क्या माना कि रिंगिंग ऑफ बेल जो है फूड का एक सिग्निफिकेंस है, स्टिमुलस हो गया। और जब बार बार यही किया तो अगली बार से क्या है, फूड उसके सामने आया भी नहीं बल्कि सिर्फ बेल रिंग हुई और वो सलाइवेट करने लगा। ये क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गई। हमने क्या है, एसोसिएशन के थ्रू हमने कंडीशनिंग की, इसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अब एक और कंडीशनिंग होते हैं जिसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि दी है B.F. स्किनर ने। और उन्होंने बोला हम लर्न करेंगे थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज। अब जब भी हम कोई काम करते हैं या तो हमें उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है। तो उन्होंने इसी पे जो है बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब हम कोई भी बिहेवियर जो हम करते हैं उसे या तो अच्छे से बढ़ा सकते हैं या फिर वीक कर सकते हैं, मतलब बिहेवियर की लिंक को तोड़ सकते हैं ताकि हम आगे वो बिहेवियर ना करें। और ये कैसे कर सकते हैं, या तो हम री इन्फोर्समेंट करें, जिससे मतलब हमें कोई बिहेवियर पैटर्न चाहिए अपनी लाइफ में तो हम उसको री इन्फोर्स करें, मतलब कि जब भी हम वो काम करें तो हम उसे किसी चीज़ से जोड़ दें, कोई अच्छी चीज़ से, तो हमारा मन करेगा हम बार बार वो काम करें, तो इसे बोलेंगे हम री इन्फोर्समेंट। और एक होता है पनिशमेंट, मतलब हम कोई भी बिहेवियर शो कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पनिश कर देंगे सामने वाले को। तो क्या होगा, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा जिसकी वजह से हम वो बाद में दोहराएंगे नहीं, मतलब हम स्कोल्ड हो जाते हैं किसी बिहेवियर के लिए, हम दोबारा उसे रिपीट नहीं करते, तो ये पनिशमेंट के अंदर आ गया। तो उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। और एक और थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, उन्होंने भी यही बोला, लॉ ऑफ इफेक्ट समझाया कि ऐसा बिहेवियर जिसके साथ साथ क्या होते हैं, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो लाइकली होता है रिपीट करने में। मतलब कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ और उसके बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं लाइकली है अगली बार भी उस काम को करूँगी। तो ये उन्होंने बोला था। फिर अब इसमें मेथड्स क्या यूज़ हुए, अब ऐसे ही मेथड्स जो है उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब डिफरेंट स्टिमुलस रखे, फिर लोगों के रिस्पॉन्स को जो है देखा और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इसका यूज़ क्या आता है, कभी कभी देखा होगा हमने, लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर बहुत वायलेंट होता है या ख़राब होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम उन्हें अनलर्न करवा सकते हैं वो चीज़, और हम जैसा बिहेवियर चाहते हैं वो लर्न करवा सकते हैं। कॉमनली हम क्या देखते हैं, स्कूल्स, प्रिजन और थेरेपी में फाइंड होता है, तो हम देखते हैं जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, उन्होंने कोई गलत काम किया है तो हम उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। वैसे ही अगर वो जेल में रहते हैं
और उनका बिहेवियर अच्छा होने लगता है तो हम उसकी सज़ा कम कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है ना। तो बिहेवियर थेरेपी के अंदर आ गया। और प्लस हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों से हम डरते हैं, वो हमारे बिहेवियर में होता है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को सामने ले आएंगे, प्लस हम उसे ऐसी टेक्निक्स बनाएंगे सामने वालों को कि वो रिलैक्स भी कर सके, मतलब उस चीज़ से डरे ना, साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे ताकि वो उसके अंदर उतनी एंजाइटी ना हो। तो हम इसको, इस थेरेपी को बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। अब वैसे तो ये बहुत अच्छा साइंटिफिक बेसिस था, लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म क्या आया कि आपने ये तो बोल दिया कि हम ओवर्ट बिहेवियर को देखेंगे, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें हाइड कर दी। क्या, मेंटल प्रोसेसेस को आपने देखा ही नहीं, आपने बताया ही नहीं कि मोटिवेशन कैसे आता है किसी काम को करने के लिए, इमोशन जो हम फील करते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मतलब उन्होंने साइकोलॉजी को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ किस पे बेस कर दिया, बिहेवियर पे, और इग्नोर कर दी मेंटल प्रोसेसेस। साथ ही साथ कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया, और जिसने एम्फेसाइज किया किस पे, मेंटल प्रोसेसेस पे। तो ये एक और स्कूल है जो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया, उसकी वजह से क्या हो गया, बिहेवियर जो है बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज होने लगा। लेकिन फिर भी ये जो स्कूल है, फर्स्ट ऐसा स्कूल था जिसने साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड किया साइकोलॉजी में, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस पे फोकस करता था, एम्पेरिकल रीजन, मतलब साइंटिफिक बेसिस, बार बार वही एक्सपेरिमेंट करना और उसके थ्रू जो है रिजल्ट लाना। अब हमारा एक और स्कूल है, फिफ्थ स्कूल जिससे हम बोल रहे हैं, वो क्या है, जेस्टाल साइकोलॉजी। जेस्टाल का मीनिंग जो है जर्मन में होता है शेप या फॉर्म। इसके फाउंडर है मैक्स वर्दिमर, और ये भी लेट 19 और 20 सेंचुरी में आया था। इन्होंने क्रिटिसाइज किया बिहेवियरलिज्म को और साथ ही साथ स्ट्रक्चरलिज्म को। उन्होंने बोला कि आप किसी भी एक पार्ट को समझ के पूरा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं समझते, और उन्होंने ये कोट किया कि होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, मतलब एक पूरी चीज़ जो है वो ज़्यादा मायने रखाती है। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा नहीं है पहले हम देखेंगे, थिंकिंग करेंगे, फिर सोच मतलब थिंकिंग करेंगे, परसेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। तो हमें इन्हें जो है अगर समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमें भी सबको एक साथ देखना पड़ेगा। तो जेस्टाल ने क्या बोला कि ह्यूमन परसेप्शन को और बिहेवियर को हमें एक साथ मानना चाहिए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम बोलते हैं 5 फिनोमेना, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। मतलब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम मूवी तो ऐसा देखते हैं ना, मोशन में ही चलती है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो मूवी क्या होती है, इमेजेस की फॉर्म होती है, जो कि इतनी तेज़ जो है मूव होता है कि वो हमें लगता है मोशन में, लेकिन एक्चुअल नहीं है। साथ ही हमने देखा होगा कुछ ऐसे मोशन वीडियोस होते हैं जिसमें लोग एक कॉपी में डिफरेंट इमेजेस बनाते हैं, और जब वो कॉपी को रोल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही है, एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रही होती। तो ये फिनोमेना उन्होंने दिया। अदर की फिगर्स कौन थे इस स्कूल में, कुर्ट कॉफर, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने स्प्रेड की जेस्टाल साइकोलॉजी के आइडियाज़ और उसके बारे में लिखा। साथ ही साथ वुल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एनिमल्स में। इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो है चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या रखा, चिंपैंजी को एक रूम में रखा और जो बनाना जो है जो हैंग कर दिए, जो उनकी रीच से बाहर थे, और साइड में जो है स्टिक्स रख दी। अब थोड़ी देर चिंपैंजी ने सोचा क्या कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, तो उन्होंने स्टिक से फिर वो तोड़ के खाए। तो ये क्या बताता है कि हम चीज़ों को होल देखते हैं, परसेप्ट करते हैं, और फिर हम एक जो है रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, तो इन्होंने कोर प्रिंसिपल्स दिए जो कि क्या है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अब उन्होंने बोला कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो ऐसा नहीं है उसे अलग अलग टुकड़ों में देख रहे हैं, मतलब आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अब हो सकता है हर एक जो है वर्ड अपनी मीनिंग निकालता है, लेकिन हम क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरा मीनिंग निकाल के पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि ये एक पेज है तो उसमें कुछ लिखा है, तो हम क्या है उस बैकग्राउंड से उस फिगर को अलग करेंगे, मतलब तो उन्होंने बोला कि हमारे अंदर एबिलिटी होती है टू सेपरेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। फिर उन्होंने क्या बोला, सिमिलैरिटी। नॉर्मली हम कुछ भी फिगर्स देखते हैं तो हम उनमें क्या है, सिमिलर चीज़ों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं तो इसमें सर्कल्स है, ट्राइंगल्स है, तो ये कोई पैटर्न फॉर्म नहीं करते, लेकिन हमने क्या है, हमारा दिमाग क्या परसीव करेगा कि एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। फिर होता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट साथ में रखें हम उन्हें परसीव करते हैं कि वो ग्रुप में रखें। मतलब अगर देखा जाए तो ये चीज़ें रैंडमली रखी है, लेकिन क्योंकि ये 4 चीज़ें साथ में रखी है तो हम उसे क्या है, एक ग्रुप में कंसिडर करेंगे, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। फिर होता है क्लोजर। हमारा माइंड क्या होता है, मिसिंग स्पेस को भरता है। कभी कभी हमने देखा होगा एक स्मूथ लाइन जा रही है और बीच में वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या लगता है कि वो पूरी लाइन ही है, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, फिल कर देता है उन मिसिंग पार्ट्स को और परसीव करता है उसे एज अ होल ऑब्जेक्ट। जैसे आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा, लेकिन हमारा माइंड जब इसे देखेगा तो हमारा माइंड क्या जानेगा कि ये ट्राइंगल है। फिर होता है कंटिन्यूटी। हम
क्या प्रेफर करते हैं, हम चीज़ों को ऐसे अलग अलग देखना प्रेफर नहीं करते, बल्कि क्या सोचते हैं कि वो कंटिन्यूस और स्मूथ हो। हमारा माइंड वैसे देखता है, जैसे कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये अलग लाइन है, लेकिन हमारा माइंड क्या देख रहा है कि ये दो सेपरेट लाइन्स है, बल्कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर होता है सिमेट्री। हमारा माइंड चीज़ों को सिमेट्रिकल ऑर्डर में देखना पसंद करता है, क्योंकि हर चीज़ ऑर्डर लगती है उस वे में, जैसे कि ये। और फिर होता है कॉमन फेट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम किसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट, तो वो हमें कैसे परसीव होंगे, जैसे कि वो एक ग्रुप में, जैसे एक बर्ड का फ्लॉक होता है, वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमें कैसा लगता है एक ग्रुप में है। अब इनके जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या थे, हॉलिस्टिक अप्रोच। उन्होंने जैसे कि हमने देखा, उन्होंने बोला कि आप चीज़ों को तोड़िए मत, आप उन्हें होल परसीव कीजिए, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर प्लस उसका परसेप्शन साथ में लीजिए, मतलब हम एंटायर थिंग को बोलते हैं। और ये होलिस्टिक अप्रोच किससे मैच करती है, होम्योपैथी से भी, जिसे हम बोलते हैं कि इंसान को हमें एक एज अ होल लेना चाहिए, ना कि उसके फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स को अलग लेना चाहिए, बल्कि एक परसीव करनी चाहिए ह्यूमन को होल। तो जेस्टाल्ट भी क्या बोल रहे हैं कि हमें होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। अब उन्होंने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी, इनसाइट लर्निंग। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कुछ काम कर रहे होते हो और आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, और एकदम आपके दिमाग में क्लिक होता है कि अरे ये तो ऐसे हो सकता था। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला इंसाइटफुल लर्निंग। उन्होंने बोला कि ट्रायल एंड एरर मेथड की जगह हमें क्या होता है, सडन रियलाइजेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट हुआ था चिंपैंजी के साथ, तो उन्होंने परसेप्ट किया और रियलाइज़ किया कि अरे स्टिक से भी तो तोड़ सकते बनाना, तो ये उनका आइडिया था। तो हम क्या करते हैं, सडन रियलाइज़ करते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। अब इसका सिग्निफिकेंट, और इसमें लास्ट है 5 फिनोमेना जो मैंने समझा दिया ऊपर, कि वही मोशन पिक्चर चलती है, जो कि एक्चुअल सिर्फ इमेजेस होती है, लेकिन वो हमें कैसी नज़र आती है कि एक साथ मोशन में चल रही है वो पिक्चर। फिर सिग्निफिकेंस क्या हो गया, तो ये जो है काफ़ी सिग्निफिकेंस रखाता है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक्चुअली। तो ये किस में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प करता है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, तो हम उसे ये नहीं देखते उसका ये कॉम्पोनेंट अलग है, ये कॉम्पोनेंट अलग है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो एज अ होल लेते हैं। तो ये किस मेजर चीज़ को बता रहा है, ये लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बता रहा है कि हम चीज़ों को कैसे परसेप्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर जेस्टाल्ट की थेरेपी भी आई, जो कि किसने दी है, फ्रिट्ज पर्ल्स ने, जिसमें क्या बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम चीज़ों को परसीव करने चाहिए एज अ होल। ऐसी क्या होता है, जो लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं या फिर उन्हें प्रॉब्लम मेंटली, तो हम क्या करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो जाए, वो अपने आसपास के सराउंडिंग में अवेयर हो जाए। और यही क्या होती है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जब हम अवेयर हो जाते हैं अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए, तो हम उसे बेटर जो है सॉल्व कर सकते हैं। और आइडियाज़ ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अब हमारा जो है ना आगे भी स्कूल्स आएंगे जो कि क्या है, कॉग्निटिज्म, तो उसमें भी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि यहाँ से आइडिया लिए गए थे परसेप्शन के और प्रॉब्लम सॉल्विंग के आइडियाज़, इसमें जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में यहाँ से लिए गए थे। साथ ही साथ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी एजुकेशन में भी हेल्प होता है। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा माइंड क्या करता है, सिमिलर चीज़ों को एक साथ ग्रुप करता है। ऐसे ही जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है और टॉपिक सिमिलर होते हैं, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। प्लस डिज़ाइन और आर्ट में भी, तो हमने देखा होगा जब भी कोई साइट होती है या फिर चीज़ें होती है पावर पॉइंट, तो हम उसमें कहते हैं कि हमें सिमिलर जो है फॉन्ट यूज़ करना चाहिए। क्या होता है, हमारा माइंड उससे सिमिलर चीज़ों को देख के जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे ही डिज़ाइन और आर्ट में भी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट के 2 स्कूल्स कवर करेंगे। थैंक यू।